ठीक है ना। तो बात अपने को यहाँ तक समझ में आती है, सिंपल सी बात है ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना। लिखें, इफ वी, लिखें प्रॉब्लम, लिखें इसमें इफ वी रिड्यूस, एक प्रॉब्लम लिख लें छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम, हम साफ साफ कर पाएंगे ढंग से करेंगे तो। इफ वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन, इफ वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन, इफ वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब आप बात समझना, मैं लिख लो पहले फिर समझाता हूँ। चलो, इफ वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ टू हाफ ऑफ, टू टू half of its original value, half of its original value, then find new time period of earth, then find the new time period of earth, half of its original value, then find new time period of the earth, है ना। तो नया टाइम पीरियड हमें बताना है कि क्या होगा। अब इसलिए सन और अर्थ का क्वेश्चन हो, चाहे चाहे सन और अर्थ का क्वेश्चन हो, चाहे किसी सैटेलाइट का और अर्थ का क्वेश्चन हो, ये लॉजिक तो सेम ही आया ना। ये बात तो ठीक ही, एक ही बात आई ना, है ना। बात समझ में आई आपको। तो आप ये लॉजिक चाहे कैसे ही आए, सैटेलाइट की फॉर्म में क्वेश्चन है, इससे दोनों में यूज कर सकते हैं ना इसी सेम लॉजिक। बताएं, टाइम पीरियड आपको पता है क्या, अर्थ कितने कितने उसमें रिवॉल्व करता है, अर्थ का टाइम पीरियड? days, 360, नहीं 5 ले लो, नहीं 5 ले लो आप, छोड़ो वो, ठीक है वो आपकी बात, लेकिन आप 365 लेकर खत्म करो इसको ना। 365 1/4 डे होता है ना। हाँ एग्जैक्टली, ये होता है, क्योंकि वो yes लीप sir, ईयर वाला 365 1/4 होता है, 1/4 होता है एग्जैक्टली। और डीप जाएंगे तो शायद हो सकता है कुछ और, लेकिन अभी हम यही बात करेंगे, है ना। तो 365 वो डेज ले कुछ लीजिए 15-20 मिनट का और अंतर होता है 1/4 से। एग्जैक्टली नो सर, एग्जैक्टली, है 5 ना। तो आवर्स के बीच में जाता है। एग्जैक्टली है ना, तो यस सर, अभी हम 5 उस पे आवर्स नहीं तक जाता चलते है। हैं। तो आप देखें, आप तो मुझे, आप तो ये देख लीजिए कि जो रियल होता है आपको ये लेना है, दैट्स इट, है ना। अभी हमें ज्यादा नहीं करना है, तो ठीक है। ये दे रखा है आपको ऑलरेडी, ये मैंने दे दिया आपको। अब मुझे बता दीजिए कितना हो जाएगा, क्या हो जाना चाहिए अगर ऐसा हो गया कभी, तो वो क्या हो जाएगा, किस तरीके से चीजें हो जाएंगी। I think it's now a calculation based problem, it is, है ना। 129 days, 129 days। तो यू थिंक कि कम होना चाहिए, ओके। आर को अगर बढ़ा रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं आर को कम कर रहे हैं तो टी कम होना चाहिए, है ना। हाफ कर दिया है तो टी कम होना चाहिए, ओके। और किसी का आंसर आया? 730 days। बढ़ेगा, ओके। देखें जरा, है ना। आई थिंक बहुत ही आसान है, 127.6 डे। ठीक है आई थिंक, है ना, न्यू वाला ऑलमोस्ट ठीक है, ठीक है। इतना हम तो वही रूट रूट में छोड़ सकते हैं, देखते हैं एक बार, है ना। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, हमारा जो की कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड होगा, है ना। अब आपको अगर मैं इसको लिखता हूँ कि T1 अपॉन में T2 का स्क्वायर इक्वल टू में R1 अपॉन में R2 का क्यूब, ये कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए, है ना। तो जो R2 आएगा, मतलब जो नया वाला, जो बाद वाले की हम बात करते हैं, क्या वो R1/2 हो जाना चाहिए? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। R2 की जो वैल्यू है वो R1/2 हो जानी चाहिए, है ना। ठीक, यस सर। तो लिख ली जाए, ये T1 पहले वाला है, चाहो तो लिख लो। T1 जो है इनिशियल वाला है, जो रियल है ना। इसको तो 365 मैंने दे रखा है आपको, दिस इज T1 जो इनिशियल वाला था, इसमें तो कोई दिक्कत हमें है नहीं। T2 हमें निकालना है, इसको एज इट इज रहने दो। और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं रख देता हूँ, चलो एक बार इसको R1/2 रखेंगे R2 की जगह, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 365 सर 129 डेज के राउंड। 129 डेज, ठीक है मेरे हिसाब से, है ना। देखते हैं एक बार, है ना।
तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर क्यूब होगा, और इसको ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से हटाऊं तो ये यहाँ आ जाएगा। क्या मैं इसको 2√2 लिख सकता हूँ? आप जानते हैं √2 को 3/2 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 1 प्लस हाफ, यानी कि क्या हो जाता है, ये बेसिकली 2√2 हो जाता है, 2 और 2 की पावर है ना। तो इस पूरे को 2√2, तो यानी कि क्या हो गया 365 अपॉन में 2√2। तो जो आई थिंक 129 या 128 जो भी ऑलमोस्ट आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा इतने डेज। एक्सपेक्टेड तो था ही ना कि कम ही होना चाहिए, क्योंकि आर कम हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी इसी तरीके की है कि आर अगर कम होगा तो कम होगा, है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, आसान है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम नहीं कर रहे हैं अभी इसमें, क्योंकि मतलब वो वैसे ही है कि अगर हमें लॉजिक क्लियर होते हैं तो उसको सीधे सीधे अप्लाई किया जा सकता है। हमने देखा कि मैक्सिमम चीजें तो इस चैप्टर की 70-80% तो ग्रेविटेशन से बिलोंग करती है ना, उसी की तरह ही है मतलब, है ना। उसके बाद जो ये छोटे छोटे पार्ट आते हैं इसमें सिंपल से लॉज हैं, वो आप अप्लाई करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो जी, तो आई थिंक बात क्लियर होती है। ये आप जिन बच्चों ने सॉल्व किया 128 129 बताया है ना, 1.4 और ये 2 आप रख सकते हो, तो 2.8 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट उतना ही आना चाहिए। चलो जी, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। अब एक दो बातें और हैं, देखो क्या क्या है। जैसे एक सैटेलाइट होती है जिसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सुना है क्या नाम? नाम तो सुना ही होगा। यस सर। क्या होती है जियो स्टेशनरी यस सर, सैटेलाइट? वो अर्थ के अर्थ रेस्पेक्ट की में रेस्ट पे सरफेस। होती है। अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होती है ना। तो सैटेलाइट का नाम होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो लिख लें अपन पहले तो इसका क्या है नाम, नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो बात बिल्कुल इन्होंने सही कही, हालांकि सैटेलाइट्स तो अब होती होंगी और भी है ना, अपने को अपन जो पढ़ते हैं मेजरली वो जियो स्टेशनरी के बारे में पढ़ते हैं। और मैं एक और बता देता हूँ, खासकर पोलर पोलर सैटेलाइट के बारे में, है ना, क्योंकि मतलब वैसे ही है ना, पोलर भी बहुत ज्यादा काम नहीं आती, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं ये ही ज्यादा आती है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, जैसा कि इन्होंने बताया कि जिस रेट से, जिस ओमेगा से अर्थ घूम रही है, अर्थ घूमे चले जा रही है, और सैटेलाइट आपने फिक्स कर दी कहीं पर, वो भी अर्थ के साथ साथ घूम रही है ना। तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे सैटेलाइट घूमेगी, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जितना टाइम पीरियड, जितनी देर में एक चक्कर अर्थ लगाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स, वही 24 आवर्स में सैटेलाइट भी अपना चक्कर लगाएगी। यानी कि वो जिसके ऊपर है, जिस पॉइंट के, हमेशा उसके ऊपर ही रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ क्या, जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे यस वो भी सर। घूमती चली जाएगी, है ना। तो ये सैटेलाइट क्या होती है, ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी का मतलब यही है, स्टेशनरी वर्ड आप समझते हैं, जियो मतलब ऑब्वियसली अर्थ से रिलेटेड होता है ना, जियोग्राफिकल या है ना, जियोग्राफिकल वर्ड ज्यादातर यूज होता है, तो अर्थ से रिलेटेड होता है ना। और सैटेलाइट तो मतलब स्टेशनरी वर्ड तो आप समझते हैं, उसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी सैटेलाइट की तो बात हो ही रही है, ठीक है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या लिखेंगे आप इसमें, इसमें आप लिख सकते हैं एक दो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सबसे पहली बात है कि जो हमने अभी की स्टेशनरी यानी कि रेस्ट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इट इज एट रेस्ट, इट इज इट इज इट इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो इसके बारे में दो चार पॉइंट्स हैं, वो मैं लिखवाता चल रहा हूँ, फटाफट से आप लिखेंगे। इट इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में हमेशा कैसे रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, सिंपल सी बात है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कितना होना चाहिए, कितना बताया मैंने, 24 आवर्स, है ना। इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 24 आवर्स होगा, जितना कि अर्थ का होता है, क्योंकि तभी ये जियो स्टेशनरी कहलाएगी, आगे पीछे होगा तो कैसे कहलाएगी, ठीक है ना। ये भी बात समझ में आती है। सर ये एक्सिस के रोटेशन का टाइम पीरियड है ना? टाइम पीरियड तो पूरा चक्कर जो काटेगा एक सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, जहां पे था अर्थ पे, मतलब जैसे अर्थ पूरा चक्कर काट के जहां आती है वैसे वो भी सर्कल तो समझते हैं ना, 2 पाई आर पूरा यस ट्रेवल सर, करके यस जहां सर। आएगा। और इसका ओमेगा भी सेम होगा, ओमेगा तो सेम होना ही चाहिए, क्योंकि हम फॉर्मूला सीधा सीधा लिखते हैं ना, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, या ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। तो अगर टी ही सेम हो गया तो ओमेगा तो सेम होना चाहिए। इसमें ये भी लाइन लिख सकते हैं कि अपन ओमेगा सेम के लिए भी लिख सकते हैं, ओमेगा इज सेम, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, ओमेगा इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, ओमेगा भी सेम होगा, ओमेगा इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, अर्थ की तरह ही ओमेगा भी होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये भी समझ में आया, ठीक है। सर ऐसा अब पॉसिबल? एक, सर हाँ एट रेस्ट बोलो, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ से ही हो जाएगा ना ये कंक्लूड, तो भी ओमेगा से हाँ ओमेगा हो से जाएगा, होगा। मैंने ठीक है लिख रहे हैं बस, है ना, ध्यान रहे मतलब
अर्थ के रेस्पेक्ट, यानी कि ये चीज अब आपको दी नहीं जाएगी। अगर उसने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का है तो ये आपको मतलब खुद ही पता होना चाहिए, है ना। ये वो नहीं देगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टी जो होता है वो 24 आवर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, लिखवा दिया। ओमेगा भी सेम होता है, वैसे एक ही बात है, टी और ओमेगा तो सेम ही कंसेप्ट में है ना। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था सर कि एक और, हाँ बताएं। सर पर यह सब पॉसिबल कैसे है? बाकी सन और प्लैनेट्स का अट्रैक्शन की वजह से ओमेगा चेंज नहीं होगा? उसको सेटल ही ऐसे किया गया है, सारी चीजों को कंसिडर करके सेटल कर लो, कहने का मतलब, है ना। यानी हमारे लिए तो हम यही मानेंगे कि वो स्टेशनरी, अब किसका क्या ग्रेविटेशन, ऐसा तो हम हैं, हम इतनी सारी चीजें कर चुके, हम इतनी सारी चीजें ग्रेविटेशन में कर चुके, हाइट का इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट, है ना। सारा अर्थ का मास लेकर ही तो क्या है। अब आप ये भी तो कह सकते हो सर सन भी तो है, सन का ले लो या और किसी चीज का ले लो, पास के प्लेनेट भी तो है, उसका भी तो कुछ लग रहा होगा, तो हमने नहीं लिया ना अल्टीमेटली। तो यहाँ पर भी वही बात है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत ही डीप अगर हम जाएंगे तो जो भाई जैसे रियल में किसी को रॉकेट लॉन्च करना है तो ऑब्वियसली उसे छोटी छोटी चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना। वो तो देखेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। कि भाई जैसे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मून का ग्रेविटी भी मतलब उसको अट्रैक्ट करेगा, बहुत सारी बातें होंगी, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही बेसिक कर रहे हैं, है ना। और बेसिक बातें भी हमें समझ में आती है कि वो उस लेवल तक चीजें नहीं जानी है अपने को कि हम मतलब जिसको कंक्लूड ही ना कर पाए, क्योंकि फिर हमें पूरी डिटेल चाहिए होगी। अगर हमें और चीजों को कंसिडर करना है फिर हमें डिटेल चाहिए कि अर्थ से कौन कौन दूर है, कितना पास है, कितना दूर है ना। तो इतना डीप ऑब्वियसली हम नहीं जा पाएंगे, जा ही नहीं सकते, है ना। तो अभी हमें तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंपल सी बात है कि इस तरीके की सैटेलाइट को हम सेटल कर दिया, है ना। बाकी कंसिडरेशन वो करते होंगे साइंटिस्ट, अभी हम बात नहीं करने वाले, है ना। तो क्या कहलाएगी जियो स्टेशनरी। दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जियो स्टेशनरी की, कि इसको इक्वेटर, ये जो सैटेलाइट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में ही की जाती है, इक्वेटोरियल प्लेन में ही इसका ऑर्बिट होता है। कौन से प्लेन में होता है? इक्वेटोरियल प्लेन में, ठीक है ना। अर्थ तो इमेजिन कर ही रहे हैं आप, उसका इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल भी आपको पता है। तो इसका मतलब जो सर्कुलर मोशन होगा सैटेलाइट का वो कौन से प्लेन में होगा? हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लेन ऑफ सर्कल। प्लेन ऑफ सर्कल मतलब प्लेन ऑफ ऑर्बिट भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में सर्कल भी कर सकते हैं। प्लेन ऑफ ऑर्बिट शुड बी, प्लेन ऑफ ऑर्बिट या प्लेन ऑफ सर्कल शुड बी इन इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन समझते हैं आप, कौन सा वाला हुआ इक्वेटोरियल प्लेन? शुड बी इक्वेटोरियल, है ना। इन इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल भी बोल सकते हैं। इक्वेटोरियल को पे जो जो इक्वेटोरियल जो होगी हमारी, जो इक्वेटोरियल होती है ना, वो जिस पर लाई करती है ना, मतलब जिस प्लेन को कंटेंट, जो प्लेन उसको कंटेन करता है, वो क्या जाएगा? इक्वेटोरियल प्लेन। नहीं है क्या बात समझ में? सर समझ गए। समझ गए ना, सिंपल सी बात है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा अपने को, और उसके बाद क्या है, दूसरी बात अब इसमें ये भी बताने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी बात में और लिख सकते हैं अपन इसमें, कि जो सेंस रहता है ना वो सेम रहता है। सेंस का मतलब अपोजिट सेंस और सेम सेंस की बात करते हैं ना जैसे अपन कई बार, तो वो भी सेम रहता है। यानी कि अगर वो इस तरीके से घूम रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो सैटेलाइट होगी वो भी ऐसी घूमेगी, क्या 24 आवर उल्टा थोड़ा ना घूमेगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। हम क्या चाहते हैं, वो बिल्कुल ऊपर ही रहे उसके, हमेशा जहां है वहीं रहे। क्लियर है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकते हो आप इसको, है ना। इन क्या क्या लिखेंगे हम इसमें? हम इसमें लिख सकते हैं ना कि सेंस ऑफ रोटेशन, क्या कहा हमने, सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम एज दैट ऑफ, यानी जैसे वो घूम रही है उसी डायरेक्शन में घूम रही है, अपना खुद का नहीं कर रही, अपोजिट नहीं जा सकती। सेंस ऑफ रोटेशन एज सेम एज दैट ऑफ। अर्थ कैसे घूमती है, कहां से कहां घूमती है? अर्थ की डायरेक्शन रोटेशन की कौन सी होती है, पता है क्या अपने को? अर्थ कैसे घूमती है, कहां से कहां So घूमती है? west to east. वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट, हाँ वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन ये हम कई बार भूल जाते हैं, तो मैं एक याद रखने का तरीका बताता हूँ। शायद पहले क्वेश्चन आया था कभी, तो मैंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन उस टाइम मैंने बता भी दिया था। ऑब्जर्वेशन का तरीका यह है कि हमें सन के लिए याद रहता है, सन को अगर हम स्टेशनरी माने, है ना, तो हम सन को कैसे देखते हैं? ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं। सन रोज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है। इसका मतलब अब सन तो ऑलमोस्ट स्टेशनरी है हमारे लिए, है ना। तो इसका मतलब अर्थ कैसे रिलेटिव मोशन हो गया ना एक तरीके से। रियल में मूव तो हम कर रहे हैं ना, हमें सन मूव करता दिख रहा है, लेकिन रियल में मूवमेंट किसका हो रहा है? मूवमेंट तो हमारा हो रहा है ना, है ना। जो ये राइज और ये सब चीजें हो रही हैं, ऑब्वियस सी बात है कि मूवमेंट तो हमारा हो रहा है। इसका मतलब हम कैसे, हमारा हम अगर हम अपने आप को देखें या अर्थ को देखें तो अर्थ उल्टा ही जा रही होगी ना, वेस्ट टू ईस्ट ही जा रही होगी। तो ऐसे आप यस याद सर। भी रख सकते हैं कि जैसे हम सन को ऑब्जर्व करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ घूम रही होगी, है ना। तो सन का ऑब्जर्वेशन रिलेटिव में हमेशा उल्टा हो जाता है, रिलेटिव हमें उल्टा अपोजिट में जाता दिखता है। तो हम लिख सकते हैं, लिख आप सकते हो वहीं पर ही, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, कहीं भी
लिख दीजिए, या वहीं नीचे लिख दीजिए, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में जाती है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखिए, बस ध्यान रखने लायक बात है कि कभी अगर आता है कुछ तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो आई थिंक बात हमें समझ में आती है, बहुत ही सिंपल सी बातें अभी हमने की, है ना। चलो जी, अब एक छोटी सी बात मैं अगर आपसे और करूं, वो बात केवल इतनी है कि आप, अपन ने अभी एक चीज निकाली थी, अगर आपको ध्यान हो, कुछ ऐसे लिखा था क्या सैटेलाइट के लिए, क्या हमने कुछ ऐसे लिखा था, ऐसे ही आया था 4π² अपन में Yes. GM इंटू में RQ, यस सर। ऐसा कुछ आया था। अगर मैं इसमें 24 आवर डालता हूँ, अगर मैं इसमें 24 आवर्स डाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। इसमें अगर मैं टी की वैल्यू 24 आवर्स डाल देता हूँ, यूनिट्स वगैरह चेंज करके जो भी करना है अपने को, और अगर मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ और ये R3 ये इस तरीके से आ जाता है ना, ये अगर इस तरीके से आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर इस जी वगैरह अगर मैं ऐसा ही मिलूंगा तो मुझे इसमें ऐसे रखना पड़ेगा, लेकिन वो ठीक है, अपन कर सकते हैं, कहने का मतलब उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये सेकंड्स में आ गया, अब आप इसको सॉल्व भी करोगे ना, अब तो सारी यूनिट्स भी ठीक हो गई, इसको सॉल्व करोगे तो जो आर आता है ना, वो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व तो आप करके देख लेना, कितना आता है, 42,000 किलोमीटर। ऑलमोस्ट 6.6 RE। आपको ध्यान रखने का तरीका, कितना आता है, ऑलमोस्ट उतना ही है क्या, 42 के आसपास ही है क्या, जरा देखें कितना आ रहा यस सर। है। सर ये स्क्वायर होगा ना इसका? नहीं कर 24 लिया into सर, जो 60 करना into 60. 24 इंटू नहीं कर लिया, अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो मुझे करना ही चाहिए ना, बिल्कुल, है ना, या तो मैं रूट करके लिख देता, बिल्कुल सही है, स्क्वायर होना चाहिए। तो कहने का मतलब स्क्वायर कर लो, और उसके बाद इस तरीके से करके सॉल्व करेंगे तो ये आता है, हमें करने की जरूरत नहीं है ना। और अगर ये तो बात किसकी हो रही है, ये आर कहाँ से आता है, ये आर कहाँ से है, कहाँ से मेजर होता है हमेशा आर, सेंटर से। सेंटर Center. ऑफ अर्थ के सेंटर से ना, ऑब्वियस बात है, क्योंकि हम जितनी भी डिस्टेंस लेते हैं वहीं से लेते हैं। तो आप जो है कैसे कर सकते हो, अगर हाइट पूछता है कभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, तो हाइट सरफेस से जो होगी, है ना, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अरे सरफेस से कितनी हो जाएगी, 5.6 आ रही। हाँ। तो अब ये ध्यान रखना है कि ये तो याद होना चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि भाई कभी भी घुमा फिरा के पूछते हैं तो हमें ध्यान रहे ये बात, है ना। सरफेस से भी हाइट जो होती है, मतलब काम आएगा, ऑब्वियसली डायरेक्ट तो क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा मेंस में ऐसा, लेकिन काम आ सकता है ना ये कहीं भी, ठीक है ना। तो 5.6 आ रही, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगी, तो बस ये ध्यान रखना है ना। और बस यही बातें हैं जियो स्टेशनरी के बारे में, आप ये ध्यान रखिएगा, प्लेन इक्वेटोरियल होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको ध्यान रखिएगा, बस, है ना। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट जो बात आती है पोलर सैटेलाइट, जो कि बहुत प्लेन वाली बात है वो किस यूज में आएगी? यूज, आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई अगर आप किसी और प्लेन में करते हो, है ना, जैसे इक्वेटोरियल अगर है ना, मतलब आप मान लो किसी और में करते हो, तो वो उसकी जो रीचेबिलिटी है, जैसे अर्थ है, इस तरीके से आप ऐसा सोचो कि ये अर्थ है, यूज तो अब ये बहुत सारी बातें इसमें तो बताने के लिए, लेकिन आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन यही होगा क्या, मतलब अगर मैं उसमें इसको रिवॉल्व कर रहा था, इक्वेटोरियल तो यहाँ पर होगा, और प्लेन में अगर मैं इसको कंटेन करना चाहता हूँ तो वो कुछ ऐसे होगा ना, ये रोटेट कुछ ऐसे कर रही होगी, मतलब रिवॉल्व कुछ ऐसे यस कर रही सर। होगी, ये सेंटर होगा कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसकी रीचेबिलिटी हर जगह होगी ना, अगर यहाँ पर कोई रोटेट कर रही है, मान लो यहाँ पर एक सैटेलाइट रोटेट कर रही है, तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकती ना, यहाँ वाले पॉइंट की इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिल सकती ना, समझ में आ रही है बात। यस सर। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ अगर आप यहाँ पे करा भी रहे हो, मान लो ऐसे भी करा रहे हो, तो कुछ ना कुछ पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पर ये नहीं पहुंच पाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये सिरे जो होंगे इसमें। तो कहने का मतलब आप रीचेबिलिटी के हिसाब से समझ सकते हो अभी तो, कि ऑब्वियसली अगर इक्वेटोरियल पे है तो मतलब हर जगह से अचीवेबल होगा उसका, है ना, जो जो भी वो वेदर फोरकास्ट है, जो भी करना चाह रही होगी बेसिकली वो कर सकती है। ठीक है, चलें आगे। यस सर। तो बढ़ते हैं आगे। अब मैं एक दो लाइनें बस आपको पोलर के बारे में लिखवा देता हूँ, कभी अगर आ जाए तो मैं पता नहीं, वैसे तो नाम सही सही है क्या, ये नाम ही क्या कह रहा है, इसका नाम ही काफी है इसका, क्या है पोलर सैटेलाइट, क्या होनी चाहिए, पोल पे प्रेजेंट होनी चाहिए सर। है ना, ये तो सीधी सी बात है, पोलर मतलब पोल से, है ना, यानी कि जैसे अभी मैंने बनाई थी ना, तो ये वाली तो मैंने कैसे बनाई थी, ये वाली तो मैंने ऐसे बनाई थी इक्वेटोरियल में, ये कैसे हो जाएगी, अगर ये ऐसे ये पोल्स हैं, है ना, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी क्या, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे घूम रही, ठीक है ना, तो इस तरीके से घूमती है, इसको पोलर सैटेलाइट कहते हैं, है ना। अब आप केवल आप इसमें एक दो लाइनें बस फटाफट से लिखें, हम आगे बढ़े ना, क्या लिखेंगे हम लोग एक दो लाइनें लिख सकते हैं कि ऑर्बिट कैसा होगा, है ना, इसका ऑर्बिट
कैसे होगा, इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्या, ऐसे कह सकता हूं मैं, इसका जो ऑर्बिट होगा वो कैसे यस होगा, सर, इक्वेटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तो लिख सकते हैं इट ऑर्बिट्स या इट रिवॉल्व्स, ऐसे लिख लीजिए, इट रिवॉल्व्स, इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, it revolve around the earth in a plane, in a plane of orbit, in a plane of orbit perpendicular to the equatorial plane. सर इन एन ऑर्बिट ऑफ प्लेन होगा ना। Okay, 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 right, 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 got it. एक मिनट रुको, in a orbit of plane, exactly, है ना, in a orbit of plane, in a orbit of plane perpendicular to the equatorial plane, exactly, correct कर लीजिए आप इसको, in a orbit of plane perpendicular to equatorial plane, ठीक है। तो बात हमें समझ में आती है, एक तो ये, और दूसरी बात बस ये है कि ये ज्यादातर स्मॉल हाइट्स पे होती है, तो आप इसको ये भी ध्यान रख सकते हो, है ना। तो क्या ध्यान रखेंगे हम, इसमें हम लिख सकते हैं इट इट रिवॉल्व्स, इट रिवॉल्व, इट रिवॉल्व इन स्मॉल हाइट्स, है ना, इट रिवॉल्व एट लोअर हाइट्स, ऐसे लिख लीजिए, इट रिवॉल्व एट लोअर हाइट्स, है ना, इट रिवॉल्व एट लोअर हाइट्स, लोअर हाइट्स रहती है इनकी हाइट, इतनी जैसे जियो स्टेशनरी की तो बहुत ज्यादा आई थी, इतनी नहीं होती है, इट रिवॉल्व एट लोअर हाइट्स, ठीक है ना। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आई थिंक बात हमें समझ में आती है। अब एक छोटी सी बात आप और देखें यहाँ पर कि जैसे ये दोनों तो बता दी मैंने आपको, थोड़ी थोड़ी नॉलेज के बारे में दे दी। अब देखो क्या है, जैसे कभी आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा ये है, तो कभी जैसे किसी का टी निकालने को आपको आता है, किसी का टी निकालने को आता है, ठीक है ना, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, टी निकालने को अगर आता है तो जैसे कोई प्लेनेट आपको दे रखा है, मान लो आपको बोला है कि आप उसका टी निकालो, उसका आर दे रखा है, जैसे किसी प्लेनेट का आपको आर दे दिया मान लो, है ना, और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि उसका टाइम पीरियड बता दो। तो आप यहाँ तो एक क्या काम कर सकते हो कि आप वो जो भयानक सा फॉर्मूला है ना, क्या है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जीएम अपॉन में आर क्यूब, इसमें आर रखोगे तो आंसर आ जाएगा ना, अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यस सर, आ है ना, जाए। टी टी की वैल्यू आ जाएगी, है ना। लेकिन ये बड़ा अजीब सा है और थोड़ा मतलब इस तरीके से, तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मतलब सैटेलाइट की बात हो रही है, ये मास तो अर्थ का ही हो गया, जो होगा होना होगा वही है ना। तो आप कई क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे एक टी और एक आर हमें हमेशा हमेशा पता है, वो कौन सा है, वो जियो स्टेशनरी का है ना। तो इसलिए भी जियो स्टेशनरी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कई क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो सकते हैं, कैसे, जैसे अब आपको ये तो पता है कि अगर टी 24 आवर्स होगा तो आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 6.6 सॉरी आर। 6 है ना, 6.6 आर हो जाएगा। तो इस लॉजिक का हम यूज कर सकते हैं, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो चले जाएगा, और उससे थोड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है, मतलब ये चीजें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब उस बात का आप यूज उस तरीके से भी कई क्वेश्चंस पे कर सकते हो, क्लियर, समझ में आ गई बात अपने को, चलें आगे, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और आती है, वो है डबल स्टार सिस्टम। अब ये क्या होता है ना, ये भी कई बार क्लासेस में स्किप कर दिया जाता है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ, है ना। डबल स्टार सिस्टम या बाइनरी सिस्टम भी जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप लिख लीजिए डबल स्टार सिस्टम, बस ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसके बाद एक छोटी सी बात और है, फिर हम इसको खत्म कर देंगे, है ना। तो क्या है डबल स्टार सिस्टम, डबल स्टार सिस्टम क्या होता है, देखो समझो, देखो अभी तक तो हम क्या मानते हैं, जैसे अर्थ है तो अर्थ का मास सन के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं सैटेलाइट्स वगैरह की भी बात करूं, सैटेलाइट जो हम अर्थ से देते हैं वो भी ऑब्वियसली इसी तरीके से, है ना। तो अगर डबल स्टार सिस्टम का मतलब है, मान लो कि दो इस तरीके के स्टार्स हैं, है ना, या इस तरीके की दो आप मान लीजिए कि दो मासेज है हमारे पास, है ना। तो रोटेशन किस तरीके से होता है ना, जैसे आप वो पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, उसमें भी पता है क्या माना जाता है कि जब न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से रियल में, है ना, क्योंकि प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन से। तो रियल पे तो अपन ऐसे करते हैं कि न्यूक्लियस को बीच में रखते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर और डीप लेवल पर जाएं तो जो न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उन वो दोनों ही सर्कल में घूमते हैं, किसके किसके अबाउट घूमते हैं पता है, उनके बीच में जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है ना, सेंटर ऑफ जो कि न्यूक्लियस। ऑल एग्जैक्ट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ मास, है ना, वो क्या होता है, ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के पास में लाया करता है, क्योंकि न्यूक्लियस भारी है ना, जो चीज जितनी ज्यादा वेट की होगी ना,
सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ खिसक जाता है, ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, है ना। जितने ज्यादा मास की होगी, मुझे ये कहना चाहिए, जो जो जितना ज्यादा हैवी मास होगा, जिसका दो बॉडीज है, उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर खिसक जाता है? अगर दोनों सेम मास की हैं तो बीच में होगा, लेकिन अगर जो हैवी वाली है वो उसकी तरफ खिसक जाता है। तो इसलिए सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट हम न्यूक्लियस पे ही मान लेते हैं, और वो न्यूक्लियस के अबाउट उसको करा देते हैं, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। लेकिन अगर डीप लेवल पे जाएं तो रियल में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही अगर कभी कभी कोई ऐसा आ जाए कि दो ऐसे स्टार्स है मान लीजिए हमारे पास, जो कि दोनों के ही मासेस जो हैं, मतलब कंपेयर, मतलब एक का मास थोड़ा सा ज्यादा है और एक का थोड़ा कम है ना, मान लीजिए कुछ इस तरीके का सेटअप है। तो कैसे हम इस चीजों को सॉल्व करेंगे? तो यही होता है कि वो किसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं, वो अपने सेंटर ऑफ मास जो उनका होता है उसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं। मतलब फिर यही है ना कि कौन किसके अबाउट करे, कौन डिसाइड करे। अभी तो क्या हो रहा है, हम क्या मान लेते हैं, क्या अभी जो हमारे सामने जितनी भी चीजें आती हैं वो हम क्या मानते हैं कि जो मास बीच में है ऑब्वियसली बहुत हैवी होता है कंपैरेटिवली, जो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं ना, उसके कंपैरिजन जो अभी तक हमने एग्जांपल्स देखे हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। तो वहां पर सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ऑलमोस्ट जो बहुत ज्यादा हैवियर बॉडी है ना उस पर लाई करवा देते हैं, ऑलमोस्ट उसी पर लाई करेगा, है ना। तो जैसे हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, अब आपको याद नहीं होंगे फॉर्मुलाज वगैरह, एम और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, आप ऐसे समझिएगा। एम ऐसे लिखते हैं क्या अपन, मैं एक बार बनाता हूँ बाइनरी से और मैं समझाता हूँ फिर आपको ना। देखो जरा मेरी बात को आप समझना, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास है ना एक प्लेनेट, तो ये है, मान लीजिए आपके पास ये प्लेनेट है, प्लेनेट नहीं सॉरी, अभी स्टार्स की बात करते हैं तो एक स्टार ये है, सॉरी दूसरा स्टार आपके पास ये M1 और M, ठीक है। अब मान लीजिए इनका सेंटर ऑफ मास कहीं आया, मान लीजिए यहाँ आया, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर आया, ठीक है ना, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आया, ठीक है। तो ये पता है कैसे रिवॉल्व करेगा, ये कुछ ये ऐसे है ना, ये कैसे रिवॉल्व करेगा पता है, ये इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि शीट वेट पे क्वेश्चन हो, है ना, यूजुअली क्लासेस में कई बार नहीं बताते हैं, लेकिन आप सुन लीजिए तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आप कर लेंगे फटाफट से ना उन क्वेश्चंस को। ये इस तरीके से, तो ये इसका सर्कुलर मोशन हो गया, ये एक प्लेनेट है M1 वाला, ठीक है। इसी तरीके से अब ये दूसरा प्लेनेट है M2 वाला, है ना, ये कैसे घूमेगा पता है, ये इसके लिए भी सेंटर है ये, तो ये पता है कैसे घूमेगा, ये कुछ ऐसे घूमेगा। बात समझ में आएगी क्या आपने को, कुछ सर कुछ इसकी रेडियस तो, यस सर। हाँ बताएं इसकी सर रेडियस तो आप आपने बोलो बताया बोलो था कि फटाफट। जो अर्थ होता है वो सन के जो ऑर्बिटल होता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है। हम्म। तो फिर सर वो इलिप्टिकल शेप का कैसे हुआ जब हम तो सर्कुलर शेप में रहे हैं। अरे अरे ये समझो बात को, पहली बात तो आप ये समझो, इलिप्स भी मैंने उस दिन भी क्लियर किया था कि सर्कल भी एक इलिप्स भी तरीके का सर, इलिप्स होता है। यस सर। तो हम हमारे पास जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे ना, अब इलिप्स और उन चीजों में जाएंगे ना तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं ना। और ये भी क्वेश्चन आए तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब है ना। क्या कह रहा हूं मैं, आप समझे मेरी बात को, हम ये केवल ये कह रहे हैं कि दो स्टार अगर इस तरीके से हैं, है ना, और वैसे तो क्या हो रहा है, सेटलमेंट हो जाता है, मैंने कैसे बताया सेटलमेंट होता है कि मासेस जिसके ज्यादा होते हैं वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी मान लिया जाता है और हम उसके चारों रिवॉल्व करा देते हैं, जो बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, M1 और M2 का मास कंसिडरेबल है, मतलब कोई भी बहुत छोटा नहीं है बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये M1 है और ये M2 है, ये दोनों स्टार्स हैं, यहाँ पे प्लेनेटरी मोशन की तो बात ही नहीं हो रही, इसलिए भी केपलर को साइड में रखते हैं थोड़ी देर, है ना। केपलर को आप हटाओ, प्लेनेट्स कुछ नहीं है, अभी हम क्या कह रहे हैं, एक स्टार है ये दूसरा स्टार है, ठीक है। अब आपको ये सेंटर ऑफ मास है इनका, ये क्या है हमारे पास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इस तरीके से सेंटर ऑफ मास है। अब आपको ये बात पता है क्या, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर इसको ध्यान ही रखिए। ये मैंने बताई थी, बहुत अच्छे से प्रूव करा था अपन इसको, M1R1 इक्वल, ये बहुत जगह काम आती है, हम लोगों ने बीच बीच में क्वेश्चंस भी किए थे इसके जब सेंटर ऑफ मास चलता था। सेंटर ऑफ मास में आपको बताई थी कि अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और डिस्टेंसेज आप सेंटर ऑफ मास से ले लो तो M1R1 इक्वल M2R2 होता है। याद है क्या किसी को? अरे इससे याद आया, सुनो एक बात और है कि वो एग्जाम का तो सिलेबस तो कोई पूछ ही नहीं रहा इस बार, किसी को लेना देना ही नहीं अब तो। अभी आपका इससे नेक्स्ट जो संडे आएगा उस पर आपका मेंस का एग्जाम है ना। तो मेंस के एग्जाम में आपका 11th का जो टॉपिक है वो सेंटर ऑफ मास ही देने का प्लान था, क्योंकि वर्क कहां तक आ गया, वर्क एनर्जी तक आ गया क्या पिछली बार, सर्कुलर तक आ गया, सर्कुलर तक आ गया पिछली बार, तो इस बार सेंटर ऑफ मास आएगा। ये बताना है पर वो भूल जाता हूँ मैं रोज, तो आप कर लीजिएगा इसको सेंटर ऑफ मास। ये जो संडे है इससे अगले संडे पर आपका टेस्ट होगा मेंस लेवल का, आई थिंक इट्स MCT 3, ठीक है ना। तो ये मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो अभी तो आपने नहीं पढ़ा है किसी ने, लेकिन अब आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका टेस्ट है, एक ही चैप्टर दिया है इसलिए एक ही चैप्टर दे रहा हूँ केवल, है ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। चलो जी मैं आता हूँ अपने इसमें। तो ये बात होती है इस तरीके से, इसमें हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो M होता है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
यानी मास जितना आर जितना ज्यादा होगा ना, या मास जितना ज्यादा होगा आर उतना ही कम होगा। अब आप सोचो कि अर्थ और सन के मासेस देख लो, चाहे न्यूक्लियस और उसके मासेस देख लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 10,000 टाइम है मान लो, है ना। प्रोटॉन का होता है, न्यूक्लियस का तो और भी ज्यादा हुआ देखा जाए तो, है ना, क्योंकि उसमें तो न्यूट्रॉन भी होगा और भी होगा, लेकिन 10,000 टाइम भी अगर हम लेते हैं तो कहने का मतलब ये है ना कि ये जो डिस्टेंस है, अगर ये टोटल मान लो 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, वाट इज, है ना, तो ये 1/1000 हो जाएगा। समझ आ रही बात मेरी? इसका मतलब ये बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते थे अभी तक, हम इस वाली बॉडी को, जो हैवी बॉडी है, हम सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट उसी पे शिफ्ट कर देते हैं, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है ना? अरे आ रही क्या बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अभी है ना, यस सर। 11th वाला थोड़ा थोड़ा पार्ट यूज होता है, तो आप लोग को दिक्कत होती है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन थोड़ा सा मैं बता भी रहा हूँ इसलिए बीच बीच में कि M1R1 इक्वल्स टू M2R2, इस लॉजिक से मैं ऐसा कह पा रहा हूँ। ये प्रूव हो जाता है सेंटर ऑफ मास के लिए, ये प्रूव हो जाता है। आप लोग पढ़ेंगे तो रिवाइज करना, ठीक है ना। ये इस तरीके से होता है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके से हो गया, M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो अब क्या ये एक बात तो पक्की है ना कि दोनों के ओमेगा सेम होने चाहिए क्या? जरा ये ऑब्जर्व करो आप। अगर ये इस तरीके से घूम रहा है मान लीजिए, और ये भी इस तरीके से घूम रहा है, तो इनके ओमेगा सेम होने चाहिए, अलग होने चाहिए? पहले तो आप ये ऑब्जर्व करो कि आपको ये समझ में आता है कि सेम होंगे या अलग होंगे? देखते ही समझ में आ जाएगा, मैथमेटिकली तो प्रूव कर देंगे अभी अपन, लेकिन देखते भी समझ में आ रहा है क्या? सेम होंगे। सेम क्यों होंगे? देखो समझो, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये इधर है, इनका सेंटर ऑफ मास तो ये रहना चाहिए, सेंटर ऑफ मास तो ये रहेगा ना, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है कोई। जो ये मूवमेंट हो रहे हैं किसके कारण हो रहे हैं? केवल इंटरनल फोर्सेज है ना, तो एक्सटर्नल तो है नहीं। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होता है ना, सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा। ये जब इधर आएगा तो इसको इधर पहुंच ही जाना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाए। तो ये जब इधर आएगा, ये है ना, ये इधर आ जाएगा ताकि सेंटर ऑफ मास इधर आए। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा रिटेन रहेगा, इसकी वजह से यहीं पर रिटेन रहेगा, और इनके ओमेगा सेम हो Yes, जाते sir. हैं। तो इसको प्रूव भी क्या ही करें, तो सिंपल सी बात है कि ओमेगा सेम रहेंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं। तो दोनों सेम ओमेगा से इस तरीके से रिवॉल्व करें, है ना। तो ये बात भी हमें समझ में आती है। अगर मुझे दोनों के वी चाहिए तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या? दोनों के वी किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर इसका वी कहूँ, इसका वेलोसिटी अगर v1 है मान लीजिए, तो पहले वाले की v1 मान लेते हैं। तो v1 अगर मान लें तो ये अगर, और ओमेगा मान लें क्योंकि दोनों का कॉमन, तो ओमेगा r1 हो जाएगा, और v2 क्या हो जाएगा? ओमेगा r2 हो जाएगा। दोनों का ओमेगा और दोनों का टाइम पीरियड सेम ही होना चाहिए ना, तभी ये चीज मेंटेन रहेगी ना। ठीक है ना, तो ये बात भी हमें समझ में आती है। अब क्या आप R1 और R2 की वैल्यू जानते हैं क्या? R1 और R2 की वैल्यू की अगर हम बात करें, क्या बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि R1 और R2 की वैल्यू, तो मैं आपको क्या बताता था जब हम लोग पढ़ते थे ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी, जब हम सेंटर ऑफ मास करते थे, इस डिस्टेंस को R लिया जाता था, है ना। और एक इक्वेशन ये बनती थी, एक इक्वेशन बनती थी R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हमारे पास जो R1 और R2 आता था ना, वो कितना आता था? R1 कितना आता था? R1 आता था M2 अपॉन में M1 प्लस M2। अब ये ध्यान रख लो, नहीं पता था क्योंकि 11th का पार्ट है, अभी पूरा तो नहीं बता सकते प्रूव करके, अब है ना, ये ऐसे आता था। ये R1 और R2 की वैल्यूज आती थी, है ना। तो इसकी वैल्यूज अगर मैं यहाँ रख दूं, यहाँ पर रख दूं, तो V1 आ जाएगा हमारे पास। V1 क्या आ जाएगा हमारे पास? V1 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा ओमेगा R1। R1 की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पर, है ना, रख के देख लें। ये आ जाएगा M2R अपॉन में M1 प्लस में M2। इसी तरीके से V2 क्या आ जाएगा? V2 आ जाएगा ओमेगा R2 का वैल्यू हो गया M1R अपॉन में M1 प्लस M2। तो ये आपके पास क्या क्या आ गए? V1 और V2 की वैल्यूज आ गए। सिंपल है, V1 V2 आ जाएगा। अगर हमें ओमेगा पता है या ओमेगा कुछ और चीज पता हो, उससे ओमेगा निकाला जा सकता है, तो इस तरीके से आ गया। और अगर दोनों के लिए अगर हम इसको करें तो कैसे किया जा सकता है? अगर हम इसमें इक्वेशन लगाएं तो अब आगे कर सकते हैं क्या अपन? कैसे किया जा सकता है देखो जरा। इसकी इस पर फोर्स लगाया जा सकता है क्या? इस पर फोर्स लगा सकते हैं हम? कैसे फोर्स लगेगा? ये कर लिया क्या? कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ये छोटी छोटी बातें फटाफट से कॉपी कर लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। डन, कॉपी हो गया ये, कर दूं इसको रफ। Yes, sir. अब M1 वाले की एफबीडी बनाते हैं एक बार, है ना अपन। इसको मैं कर रहा हूँ बस, है ना। M1 वाले की अगर एफबीडी बना रहे हैं तो क्या होगा? M1 वाले की, ये तो सब हो गया, कहानी खत्म हो गई है तो ना। देखो M1 वाले की अगर एफबीडी बनाऊंगा तो क्या आएगा? इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है क्या इस तरफ M2 की तरफ? बिल्कुल लग रहा है। कितना है, क्या है ग्रेविटेशन फोर्स? G M1 M2 अपॉन में
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। ग्रेविटी तो ये लगा रहा है ना, तो आर स्क्वायर आएगा। इक्वल्स टू में सर्कल कितने में कर रहा है, ये सर्कल कितने में, R1 में ही कर रहा है क्या केवल, तो ये कितना हो जाएगा, m v1 स्क्वायर अपॉन में R1, m v1 स्क्वायर अपॉन में R1। बताएं ठीक है, यस सर। समझ में आती बात? ओके चलो जी, तो ये भी समझ में आता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन। अब v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, जरा देखो क्या आएगा, v1 की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, g m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर, तो एज इट इज m1 ही आएगा ऑब्वियसली, पढ़े रहने देते हैं अभी, m1 अपॉन में r1। v1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर m2 r का स्क्वायर, लिखें इसको हम, तो v1 स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है ना, m2 r का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, या सीधे पहले लिख देते हैं ओमेगा m2, क्या लिखा जाए, ओमेगा m2 r अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से है ना। तो यहाँ से क्या क्या हमें जाता दिखता है, एक m2 से एक m2 चला जाएगा है ना, और कुछ जाता दिखता है अपने M1 को, से M1 क्या m1 से m1 भी चला जाएगा, m1 से m1 तो वैसे ही हमें जाता दिख रहा है ना, एक m2 से एक m2 भी चला जाएगा। तो देख लीजिए हमारे पास फाइनली क्या आता है ना, वो कोशिश करते हैं देखने की कि फाइनली हमारे पास कोई रिजल्ट आता है क्या। तो देखें अभी हम इंटरेस्टेड किस चीज में है, हम केवल इस बात में इंटरेस्टेड है कि इस चीज को किसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या किसी में। तो यहाँ तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, देखो जरा इसको अभी ऐसे ही रहने दो एक बार, है ना, मैं केवल एक बात समझाना चाह रहा था यहाँ से कि ये जो ये आ रहा है ना, इसमें ये कुछ कन्वर्ट होता दिखता है क्या किसी चीज सर? से, M1 तो कट गया ना। तो m1 नहीं काटा अभी मैंने, लिख दिया ना वापस, m1 अभी नहीं काट रहा हूँ, देखे जरा ना, तो ये क्या आ गया हमारे पास, m1 m2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर और अपॉन में r1 m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये कुछ इस तरीके से आ गया है ना। अब मैं केवल एक बात बताना चाह रहा हूँ, आप समझना इसमें है ना कि ये m1 तो अकेला ही था, m2 का स्क्वायर था, ओमेगा का स्क्वायर था, r का स्क्वायर था, और ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं इसमें ना एक टर्म होता था, आप लोग को ध्यान आता है क्या, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसा कुछ टर्म लिखते थे क्या अपन, इसको कुछ बोलते थे अपन, क्या बोलते थे, याद है आप लोग को? अरे इसको क्या बोलते थे, याद है आपको? सर ये ना उसमें भी आता था, दो ब्लॉक को जब पुली के थ्रू लटका देते थे और एक्सेलरेशन निकालना होता था। म्यू, इसको म्यू बोलते हैं क्या, इसको म्यू बोलते हैं बेसिकली, इसको म्यू बोला जाता है ना, इसको हम म्यू बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है क्या, इसको म्यू बोला जा सकता है। तो अब इसको सर रिप्लेस फ्रैक्शन करना है वाला अपने भी को हुआ। कुल मिल, हाँ ये एसएचएम में आता था रिड्यूस मास करके, अगर आपको ध्यान हो तो रिड्यूस मास करके एसएचएम में आता था, है ना, रिड्यूस मास का कंसेप्ट लगाते थे तो ये एसएचएम में आ जाता था, ठीक है ना। वैसे तो देखो क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अगर हमें यही रखना था तो हम इसको ओमेगा सीधे भी ले सकते थे, हमने फालतू के 2 स्टेप बढ़ाए। देखो जरा एक बार कर दूं, इसको तो रफ कर दूं, लेकिन ये काम आ सकता है कुछ बताने के लिए, इसको रखें। तो क्यों ना हम एक काम करें, ये ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड जाता दिख रहा है, हम सीधे ही कर लें इसको, है ना, ओमेगा रख लेते हैं, तो मेरे हिसाब से कन्वर्ट ही ओमेगा में ही हो रहा है अल्टीमेटली। तो मैं कुछ ऐसे करूं क्या, उसको भी उससे भी कर सकते हैं, वो 2 स्टेप ज्यादा बढ़ने उससे। आप इससे देखो, इसको मैं सीधा ऐसे भी तो लिख सकता था ना, m ओमेगा स्क्वायर r1, ऐसे लिखा रह सकता था m1 ओमेगा स्क्वायर r1। अरे सही है क्या, एक ही बात है ना, क्या हमने ये पढ़ा है कि इसके 2 फॉर्मूले होते यस हैं, सर। एक तो m ओमेगा यस सर। स्क्वायर r, तो एक ही बात है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इससे आसान हो जाए, एक आध स्टेप बच जाए, है ना। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो बस, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह ये पूरा याद नहीं करना है आपको, ऐसा कोई वो नहीं है, बट बस आपको हल्का सा ध्यान रखना है। देखो मैं बताऊँ, ये m1 ओमेगा स्क्वायर r1 है, अब r1 की वैल्यू तो हमने लिखी थी, तो क्यों ना r1 की वैल्यू यहाँ पर सीधे ही पुट कर दी जाए। तो क्या हो जाएगी r1 की वैल्यू, r1 की वैल्यू हमारे पास थी m2 अपॉन में m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में, अब ये कट कर भी यही आएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बहुत लंबा जा रहा था वो, आप सीधे यहाँ से कर लेना हम लोग। तो g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, क्या ये ऐसा आ गया क्या, देखना जरा, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, ये पूरा म्यू बन गया क्या, देखो जो मैंने यहाँ लिखा है। तो ये क्या दिखाना चाह रहा था बस मैं, ये कि म्यू ओमेगा स्क्वायर r के बराबर आ गया, केवल ये बात, क्योंकि आगे से आप इस शॉर्टकट को याद कर सकते हैं। तो प्लीज आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे ही लिख दीजिए, तो ज्यादा बेटर, सेम चीज है, आप करेंगे भी तो सेम आएगी, बट बेटर होगा कि इसको ये ना लिखकर आप इसी तरीके से करें, है ना। m ओमेगा स्क्वायर r, म्यू का क्या वैल्यू है वो मैं बता देता हूँ आपको, म्यू जो है वो मैंने क्या लिखा, रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस,
है ना, ये क्या होता है, रिड्यूस मास हम इसको बोलते हैं। इस पूरे की जगह हम ऐसा कर सकते हैं। वो बात मेथड तो आप समझ ही गए, वही चीज है, mv स्क्वायर बाय आर लिखो चाहे ओमेगा स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा वही दोनों से, है ना। लेकिन आप इससे 3 स्टेप में हो गया, उससे बढ़ता चला जा रहा था और वैल्यूज भी बढ़े। तो मैं केवल क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ से कि ये जो आपका म्यू आया, इसको कहें, ये एक तरीके से हमारे पास क्या होता था अभी तक, अगर आप देखो तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, वो जो बराबर आता था वो हम कैसे करते थे, सर्कुलर मोशन ही करते थे, mv स्क्वायर बाय आर या m ओमेगा स्क्वायर आर कर सकते थे अपन। यहाँ पर हमें ओमेगा वाला फॉर्मूला ठीक लगा, वो कर लिया, mv स्क्वायर बाय आर भी कर सकते हैं, वो एक ही बात है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आई। ये चीज इसके बराबर आ गई, यानी कि m किससे रिप्लेस हो गया, एक ही चीज का अंतर है क्या, जरा देखो, अगर दोनों घूम रहे हैं तो एक ही चीज का फर्क हुआ क्या, m जो हुआ वो किससे रिप्लेस हो गया, m1 m2 अपन में m1 प्लस m2। अरे ध्यान देगी क्या ये बात अपने को, सर रिड्यूस्ड मास मतलब क्या होता है? अब मतलब तो कुछ नहीं, मतलब इसकी जगह आप ये रख सकते हो, दैट्स इट, है ना। इसकी जगह आप, जैसे आप क्या कर रहे थे, आपको m1 m2 दोनों की, m1 और m2 दोनों दे दिए, अब आप इसको एक कलेक्टिव मास मान के यूज कर सकते हो, दैट्स इट, है ना, इसको आप न्यू बोल दो। तो ये ओके शॉर्ट सर। हो गया याद करने के हिसाब से। अगर आप देखें तो सर्कुलर मोशन लगी गया ना, एक बॉडी, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा, ये चीज, ये टर्म आपको क्या दे रहा है, ये जो टर्म यहाँ से निकला, ये आपको क्या एम दे रहा है, मास। क्या आपको ये, आपको यही तो बता रहा है ना कि एक म्यू मास की बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करे चले जा रही है इस फोर्स के थ्रू, ये ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू है, ये म्यू मास की बॉडी जो है वो इस तरीके से सर्कल में सर्कुलर मोशन करे चले जा रही है आर केस में। तो ये एक तरीके से मतलब याद रखने के हिसाब से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया जिसको हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है क्या, बात हमें समझ में आ गई, है ना। तो बस ये छोटी सी बात थी, मेरे को बतानी थी, इसमें कोई याद वाद हमें ज्यादा नहीं रखना है, बट हाँ क्लियरिटीज होती है कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हमें कहा जाए ओमेगा वगैरह निकालने को, तो निकाला जा सकता है, ओमेगा हम निकाल सकते हैं कैसे, ओमेगा तो निकल ही गया ना, यस यस ओमेगा सर। तो निकल ही गया, चाहो तो इसमें म्यू की वैल्यू पुट करके निकाल लो। तो आप तो ये याद रख लोगे तो आधे से ज्यादा काम हो गया आपके, मैक्सिमम पार्ट तो हो गया, अगर ये याद रख लिया तो। ये आप देख लेना, मेमोराइज रखना है, ये वाली बात आप ध्यान रख लेना। अब ओमेगा भी आ जाएगा, टाइम पीरियड भी आ जाएगा, निकाल ही हो गया, है ना। तो लिख लेना, मेमोराइज, ये याद रखना है, और साथ में इससे ओमेगा और टी दोनों निकल सकते हैं। तो आपसे कभी ओमेगा पूछा जाए, बाइनरी सिस्टम का कुछ तरीके से पूछा जाए, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी। अब एक लास्ट फाइनल बात बस बतानी है, सर ये वो पोलर केवल यह है, सैटेलाइट में भी यूज कर हाँ सकते हैं? क्या कर सकते हैं, पोलर सैटेलाइट में भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला? सैटेलाइट नहीं है ना, यहाँ पर स्टार्स की बात हो रही है ना, सैटेलाइट की तो बात ही नहीं है ना। कर लिया क्या कॉपी है, सबने कर यस लिया सर। कॉपी, चलो। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है, वो भी हम सीधे ही पढ़ेंगे, मतलब इसमें तो फिर भी हमने काफी कुछ समझा, अब तो मैंने काफी कुछ बताया, है ना। लेकिन अब जो एक लास्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है कि प्रोजेक्शन कैसे किया जाए, है ना। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि सैटेलाइट का पाथ अलग अलग स्पीड पर कैसा होगा। जैसे अभी क्वेश्चन जो पूछता था कि सर अगर वो ऑर्बिटल स्पीड का है, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें दी है, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से वो अपने ऑर्बिट में इस तरीके से घूम रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है सर्कल में घूमता रहेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा या उससे कम वेलोसिटी दी है तो क्या होगा, है ना। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें लिख सकते हैं पाथ ऑफ सैटेलाइट, आप एक हेडिंग डाल लीजिए, है ना, लिखें, क्या लिखेंगे, पाथ ऑफ सैटेलाइट, path of satellite for different speed, for different speed of projection, for different speed of projection, path of satellite for different speed of projection, for different speed of projection, path of satellite for different speed of projection। अब इसमें बहुत ही सिंपल आप समझते चलना बस, है ना। समझना भी क्या मतलब ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि इसको डिराइव और वो सब करना अभी हम नहीं करने वाले, है ना, और ना ही जरूरत है, जरूरत हो तो कराया भी जाए, जरूरत नहीं। क्या क्या है, आपको अभी तक क्या बताया गया है, आपको अभी तक केवल एक ही बात बताई गई है कि अगर हम v को ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर, अगर किसी सैटेलाइट को ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर अगर हम वेलोसिटी देते हैं, तो वो इस तरीके से सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती रहेगी, क्या घूमती रहेगी, है ना। अगर जैसे कोई सी भी सैटेलाइट हो, अगर हम इस तरीके से, हमने प्रूव किया था, vo की वैल्यू कितनी आई थी, √gm/r आई थी, जो कि एस्केप वेलोसिटी से √2 टाइम्स कम थी, ठीक है ना। वीडियो लैग हो रहा लैग हो रहा है क्या, नो सर। नहीं हो रहा है ना, देखो बेटा यहाँ से नहीं हो रहा है ना,
देखिए जरा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये बात हमें क्लियर होती है कि इस तरीके से था। अब हम कुछ एक पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे मान लो अगर किसी को ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी दे दी तो क्या होना चाहिए। अब आप सोच के बता सकते हैं कि वैसे क्या होना चाहिए। क्या ये सर्कुलर मोशन कर पाएगी क्या अगर ऑर्बिटल से कम वेलोसिटी दी है तो? सर वो अट्रैक्ट होके अर्थ पे गिर वापस अर्थ जाएगी। पे आ जाएगी। वापस अर्थ पे आ जाएगी, ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी और अर्थ पे आएगी। अब अर्थ पे जो ये आती है वो इलेप्टिकल पाथ से आती है ना। अब वो इलेप्टिकल पाथ से क्यों आती है, इक्वेशंस वगैरह वो हम नहीं बनाने वाले, आप केवल ध्यान रखना, कभी कोई बात हो तो हमें केवल ध्यान रखनी है, ये बात है ना। इतनी ही हमसे एक्सपेक्ट की जाती है कि हमें पता हो, अगर मान लो कभी क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें एक तो लिखते चले जाएं, है ना। पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, वी हो तो आप समझ रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो उसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि सैटेलाइट कोशिश किस में मूव करने की करेगी, इलेप्टिकल में, लेकिन करते करते वो फाइनली कैसे आ जाएगी, अर्थ की सरफेस पे, अर्थ पे आ जाएगी वापस, है ना। तो आप लिख लीजिए इसमें क्या लिखेंगे, v लेस देन v नॉट, और आगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मूव इन इलेक्ट्रिकल पाथ। लिखते जाएं, क्या लिख रहे हैं हम, मूव इन इलेक्ट्रिकल पाथ, एक इलेक्ट्रिकल पाथ में करेगी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल पाथ एंड स्ट्राइक टू द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। फाइनली कहां पर आ जाएगी, अर्थ की सरफेस पर वापस से आ जाएगी, अर्थ की सरफेस से वापस पे, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। दूसरा, सर हाँ बताएं। सर अपन जब सैटेलाइट को लॉन्च करते थे अपन उसको अर्थ की ग्रेविटी के बाहर फेंकते हैं या फिर अर्थ की बाउंड्री पे रहती ग्रेविटी की? अरे तो ग्रेविटी के बाहर करेंगे तो घूमेगी कैसे, वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण तो घूम पाती है ना। हम क्या किया, हमने ग्रेविटेशन फोर्स ही तो लगाया ना। तो फिर सर जो वी सही है ऑफ क्या? और जो वेलोसिटी होती है ऑर्बिटल की, तो मतलब उसको एस्केप वेलोसिटी से फेंकते हैं किसकी? अपन अभी आ सैटेलाइट रहे हैं को। सारे, एक बार देख लो, पहले देख लो फिर करते हैं बात, है। पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बस ये लास्ट चीज है तो ये कंप्लीट हो जाए चैप्टर, है ना। रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, अरे ये तो सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है ना, ये तो हमें समझ में आता है, ये तो बहुत सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमें पता है, ये तो हमने खुद प्रूव किया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि अगर आपके पास वेलोसिटी कहां से कहां तक हो, कहां से कहां तक है, समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखा है मैंने, यानी कि स्पीड कहां से कहां तक है हमारे पास, एस्केप से कम है, एस्केप से कम है, ऑर्बिटल से और होता है। और ऑर्बिटल से थोड़ी सी ज्यादा है ना। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें स्टिल ना अगर आप इसको निकालोगे ना, तो जो एनर्जी आएगी ना, टोटल एनर्जी, मतलब हम इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, है ना। इस क्योंकि वीई और वीओ से अगर बीच में कुछ होती है, भाई वीई अगर हो जाती है तो एनर्जी जीरो हो जाती है क्या, वी पर एनर्जी क्या हो जाती है, अगर हम वी देते हैं तो फाइनली उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए क्या, अगर आप करके देख सकते हैं इस बात को, है ना। तो कहने का मतलब ये है, क्या हमें ये बात समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वी और इसके बीच में है, इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी कितनी है, नेगेटिव ही आएगी क्या इसमें भी, तो है तो बाउंडेड, इसमें भी कैसी रहेगी, बाउंडेड रहेगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, कर सकते हैं सॉल्व, तो एस्केप से कम होगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और जब आप इसको समझे, मैं शायद बता पा रहा हूँ आपको, कि जैसे हमने जब इसको प्रूफ किया था एस्केप को, तो हमने ऐसे किया था ना, यू फाइनल प्लस के फाइनल, है ना। तो यू इनिशियल जो मतलब हमारे पास होता था, ठीक है ना, ये दोनों तो जीरो ही हो जाते थे, तो उतनी काइनेटिक एनर्जी हम देते थे, तो तभी तो आती थी ना, तभी तो मिलकर ये टोटल जीरो बनाते थे ना, टोटल एनर्जी इस केस में जीरो आएगी ना। अगर आप काइनेटिक एनर्जी एस्केप से कम दोगे तो ऑब्वियसली टोटल नेगेटिव ही आ जाएगा ना, जीरो थोड़ी ना हो पाएगा। समझना है क्या मेरी बात आपको, यस सर। है ना। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस केस में ऑनर होगी, तो कौन सा पाथ फॉलो करती है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये पाथ कौन सा फॉलो करेगी, रिवॉल्व किस में करेगी, रिवॉल्व तो करेगी, बाउंडेड है तो किस में करेगी, तो हम क्या करेंगे, रिवॉल्व करेगी, लेकिन किस में, इन इलेप्टिकल पाथ, इन इलेप्टिकल, ठीक है ना। तो ये भी हमें बात ध्यान रखनी कि अगर ऐसा होता है, होना तो यही चाहिए, और रिवॉल्यूशन का जो पाथ है वो हमें बस ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है, फोर्थ पॉइंट हो जाता है अगर v इक्वल टू वी हो जाए, ये सारे केसेस लेते चल रहे हैं अपन और सब कुछ ध्यान रखते चल रहे हैं, है ना। तो v इक्वल टू अगर वी हो जाता है तो टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जीरो।
क्या हो जानी चाहिए, टोटल एनर्जी 0। ठीक है ना, टोटल एनर्जी 0 होगी। क्या ये बाउंडेड हुई? क्या टोटल एनर्जी 0 होने का मतलब क्या हो गया? क्या ये बाउंडेड हुई? नहीं हुई। कैसे हुई? नो सर। अनबाउंडेड लिख सकते हैं क्या इसको? अनबाउंडेड लिख सकते हैं, है ना। बाउंडेड नहीं हुई, बाउंडेड नहीं हुई। ठीक है ना, टोटल एनर्जी 0 है। और कैसे, किस तरीके का पाथ बनता है इसका? इसका पाथ कैसा बनता है? इसका बनता है, ये एस्केप करेगी ऑब्वियसली। पाथ तो क्या ही बनेगा, मतलब कैसे, किस तरीके से एस्केप करेगी, कैसा कैसा पाथ बनाते हैं, एस्केप करती है? पैराबोलिक पाथ। तो हम क्या लिखेंगे बस इसमें, एस्केप विद पैराबोलिक पाथ। अगर आप उसको इसके बराबर की एनर्जी देते हो तो ये कितने से एस्केप कर जाएगी? कितने से एस्केप कर जाएगी? पैराबोलिक पाथ पे एस्केप कर जाएगी। ठीक है ना। बस एक लास्ट फाइनल पॉइंट और आता है, ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन v is greater than v। हाँ, एक लास्ट पॉइंट है ना, उसको भी यहीं लिख देते हैं लास्ट में। तो इसमें क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी पॉजिटिव। हाँ, इसमें तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जानी चाहिए। और अनबाउंडेड तो खैर ये भी हो गया, ये तो हमें समझना है, अनबाउंडेड तो हो ही गया खैर, है ना। अनबाउंडेड लिख दूं मैं यहाँ पर, ये हो गया अनबाउंडेड, है ना। अनबाउंडेड सिस्टम या अनबाउंडेड, है ना, इस तरीके से। और इसमें क्या होगा? एस्केप किससे करती है? हाइपरबोलिक से करती है। हाइपर एस्केप तो करेगी, लेकिन किससे करेगी? हाइपरबोलिक पाथ से करेगी। ठीक है ना। तो बस ये इतनी सी बातें हैं, ये अब ये ध्यान ही रखनी है, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको समझाया जितना मतलब एसेंशियल था, जो जरूरी था। ये भी बाउंडेड ही होगा ऑब्वियसली, ये वाला भी बाउंडेड ही होना चाहिए। बाउंडेड तो है ये भी, है ना, ये तो हमने पहले ही बोल दिया था। तो है तो ये भी बाउंडेड, चाहो तो इसमें भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी बाउंडेड। सर। हाँ बताएं। सर ये पैराबोलिक और हाइपरबोलिक पाथ से कैसे एस्केप करेगी, उसका डायग्राम से बता सकते हो? डायग्राम तो क्या, आप अब हाइपरबोला और पैराबोला तो आप पढ़ चुके हो ना। यस सर। पैराबोला का पाथ बनाकर दिखाने से तो क्या फायदा? मतलब ये इसीलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कभी पैराबोला वर्ड आए तो आप कंफ्यूज ना हो, बार बार पाथ बनाने ना पड़े, है ना। जहां अपने को कुछ डिराइव करना होता है वहां तो हम बनाते ही हैं, सर्कल वर्कल बना ही रहते बार बार। अब कुछ डिराइव चाहिए तो करना नहीं है। तो कहने का मतलब कि बस आप ध्यान रखें पैराबोलिक पाथ होता है ना। इसको ड्रॉ करना है, वो सब करना कोई फायदा नहीं। हाइपरबोला और पैराबोला का आपको कर्व तो पता ही है ना, इमेजिनेशन तो यस है ही सर। अपने यस पास। सर। बस तो कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली कर सकते हैं, और कोई जरूरत नहीं है ना, अननेसेसरी कोई बढ़ाने से कोई मतलब नहीं चीजों को। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है, और फाइनली आप इन सारी बातों को सर एक डाउट आ ध्यान रखेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अब हम आगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है आप जानते हैं, जो कि करंट स्टार्ट करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये कॉपी कर लीजिए पहले तो, अगर किसी ने सर नहीं अभी किया हो हम तो। इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट ही पूरा करेंगे, ईएमआई और एसी, और फिर हीट ट्रांसफर बीच में करेंगे। हीट ट्रांसफर में कराऊंगा बीच में, बिल्कुल। एक्चुअली बिल्कुल हम इसके हिसाब से ही चलेंगे। यहाँ पर यह है कि टर्म 1 में आपके ये आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम बीच में ही कर लेंगे, हीट ट्रांसफर बीच में कर लेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा मैं बताऊं, अगर हम कोर्स प्लानिंग से थोड़ा सा हट के काम करते हैं, एक हीट ट्रांसफर ही है जो 3-4 ज्यादा लेक्चर का नहीं है, 3-4-5 लेक्चर का मान लो मैक्सिमम। बाकी तो पूरा का पूरा आपका टर्म 1 का सिलेबस ही कवर होगा। बाकी तो पूरा पूरा आपका एक हीट ट्रांसफर ही जो 11th का चैप्टर है ना। बाकी तो सारा का सारा आपका टर्म 1 वाला जो आपका सिलेबस आया है ना, वही कवर होगा, राइट। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि हम उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो होगा क्या, कभी डीपीपी में कहीं ना कहीं है ना, वो फिर किस उसका क्वेश्चन आता है तो वो अपने को स्किप करना पड़ता है। तो हम तो हीट ट्रांसफर भी बीच में ले लेंगे। करंट के बाद हीट ट्रांसफर एक बहुत छोटा सा चैप्टर है ना, वो हम फटाफट से कवर कर लेंगे, क्योंकि उसके कंसेप्ट करंट से रिलेटेड होते हैं थोड़े थोड़े ना, इसलिए वो बाद में कराया जाता है, 11th में नहीं कराया जाता। और बस उसके बाद तो फिर हमारी पूरी बुक 12th वाली ही चलेगी, राइट। उसके बाद पूरी बुक कौन कौन सी चलेगी? वही कैपेसिटर, ईएमआई, एसी, मैग्नेटिक, सारी चीजें वही चलेंगी। ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। करंट के बारे में हल्की हल्की नॉलेज क्या है ना, बच्चों को थोड़ी सी होती है ना, हल्की हल्की होती है, ज्यादा तो अब पढ़ेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है, जेई के लिए जब पढ़ेंगे तो, है ना, कि करंट होता क्या है, जब चार्ज मूव करता है, फ्लो करता है ना, तो कैसे होता है, किस तरीके से हम सर्किट्स बनाते हैं, किस तरीके से हम बातें करते हैं, वो सारी चीजें जो है हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टार्टिंग थोड़ा सा ऐसे है इसका, है ना, तो 1-2 क्लासेस में आप लोग मतलब अच्छे से सारी बातें सुनना, पेशेंस रखकर, है ना। स्टार्टिंग लिटिल बिट थोड़ी सी, मतलब सर्किट्स वगैरह स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, वो बाद में आएंगे, है ना।
तो इसलिए 2 क्लासेस एटलीस्ट स्टार्टिंग की थोड़ी सी जो है वो थोड़ी थोड़ी इस तरीके की हैं, कुछ फॉर्मुलेस भी हैं उसमें इस तरीके के, है ना, और थोड़ी बहुत कभी कभी बीच में मैकेनिक्स भी लग जाएगी, कुछ होगा, लेकिन बाद में जाके ये उसी तरीके के सर्किट्स में कन्वर्ट हो जाएगा जैसा आपने कुछ कुछ 10th में थोड़े बहुत किए होंगे। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आज तक आपको याद होगा, वो बड़ा कॉमन सा सीरीज है, पैरेलल। याद है क्या? हाँ, सीरीज पैरेलल, एग्जैक्टली, है ना, तो वो सब आएगा, है ना, बैटरीज और वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आने वाले जो टाइम में मतलब जो क्लासेस चलेंगी अपनी, है ना, जो 8-10 क्लास का ये लेक्चर है, मतलब चैप्टर है, उसमें हम इन सारी बातों को कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर हो सकता है थोड़े से आपको मतलब वो सर्किट्स वगैरह इतनी जल्दी नहीं आते, है ना, वो थोड़ी देर बाद में आते हैं, है ना। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो उसी पे बेसिस पूछे जाते हैं, लेकिन वो पहले उसकी कंसेप्ट, उसकी करंट की थ्योरी वगैरह हम समझेंगे कि एग्जैक्टली करंट कैसे, क्या चीज है ना, किस तरीके से फ्लो होता है, क्या बातें होती हैं। तो वो सब बातें जो है हम स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वो है आपके बोर्ड्स में भी है, इसलिए आप ढंग से उन चीजों को पढ़ें, है ना। तो ये है। अभी टाइम कितना रह गया पहले तो मुझे ये बताएं आप। 4 मिनट्स। 4 मिनट्स। चलो जी, तो अब हम पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि टाइम तो ज्यादा नहीं है, तो कुछ और डिस्कशन वगैरह के पार्ट भी नहीं हो सकते, है ना। अब एक तो कल क्योंकि डाउट क्लास है हमारी, तो कल हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। कल एक तो जो आज का पार्ट रह गया है, जो है ना लग रहा था कि आज डिस्कस हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली टाइम लगा समझाने में और बताने में चीजों को। एक तो कल वो हम पार्ट 3 से 4 में कंप्लीट करने वाले हैं। क्या क्या था उसमें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पार्ट 3 और पार्ट 1। पार्ट 3 किसका था? एक्सरसाइज 1 का। और पार्ट 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है, ठीक है ना। पार्ट 3 तो एक्सरसाइज 1 का और पार्ट 1 जो है वो एक्सरसाइज 2 का। तो पार्ट 1 आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। पार्ट 1 आप कंप्लीट कर लो और कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है, ठीक है ना। और ग्रेविटेशन का फिर होमवर्क अपन कल से देते हैं, ठीक है ना। सर चलो जी, ओके, बाय। सर बताएं, कोई बात है? सर अगर अपन सैटेलाइट को वी ऑर्बिटल की स्पीड से छोड़ेंगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड तो क्रॉस करेगी नहीं, तो सर फिर वो ऑर्बिटल से छोड़ेंगे? वापस वो अर्थ पे आके क्यों नहीं गिर जाती फिर? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो आप? ऑर्बिटल से छोड़ेंगे? किससे छोड़ रहे हो? ऑर्बिटल से छोड़ रहे हो? ऑर्बिट वेलोसिटी से, सर ऑर्बिटल वेलोसिटी से? जिस जिस स्पीड से अपन छोड़ेंगे वो एस्केप वेलोसिटी से कम होगी, हाँ, तो जब वो इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन क्रॉस नहीं ऐसे नहीं करेगी तो फिर छोड़ते। वो। अरे ऐसे देखो, इधर देखो, इधर देखो, हम क्या करते हैं जब किसी को सेटअप करते हैं ना सैटेलाइट को, तो हम क्या चाहेंगे आप समझो। अभी मैंने बनाया तो था फिगर, हम चाहेंगे कि उसकी वेलोसिटी ऐसे ही तो होगी ना, हम उसको ऐसे ही तो देंगे ना। वीओ कैसे दिया था हमने? आपने देखा होगा, प्लेनेट बनाया था उसके चार, तो वीओ टेंजेंशियल देंगे ना। तो ये इसी वीओ से लगातार घूमती रहेगी और ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। यही तो होता है ना, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, यही तो होते हैं ना। ये सेंट्रीपिटल फोर्स से इसके चारों ओर इस तरीके से मतलब घूमती रहेगी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, और वीओ वेलोसिटी हमने दी इस तरफ घूमेगी ऑब्वियसली, वी नॉट इस तरफ। तो ये वी नॉट वेलोसिटी का कंसेप्ट ये है। वो ऐसे नहीं दे रहे, वी नॉट ऐसे तो ना दोगे कि ऊपर की तरफ। ये टेंजेंशियल हमने दी तो ये सर्कल बनाकर इस तरीके से घूमती रहेगी। आई क्या बात समझ में? सर मैं रेडियल वाला सोच रहा था इसका मत समझ रहा। नहीं, सैटेलाइट के बारे में बताया ना आपको, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे होती है, टेंजेंशियल बताया था, उसमें टेंजेंशियली दिखाया था अपन ने, वीओ वीओ टेंजेंशियल होता है ना। चले जी, ओके, बाय बाय। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू सर। ओके बाय।